नमस्कार साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम आपने अवश्य सुना होगा। वह कंपनी जो ब्रिटेन से आती है और पूरे भारत को ब्रिटेन का उपनिवेश बनाने का कारण बनती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। किंतु यदि मैं यह कहूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी भारत में व्यापार किया ही नहीं, इस बात को आप आखिरी में जानेंगे। इससे पूर्व हम कुछ और विश्लेषण को जानते हैं। साथियों, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के आज्ञापत्र से भारत में 15 साल के व्यापार की अनुमति के साथ आती हैं। इनसे पूर्व भारत में डच आ चुके थे यूरोप से, पुर्तगाली आ चुके थे यूरोप से, और इनसे पूर्व अरब के लोग भारत में व्यापार करते थे। ब्रिटिशों की नीति, ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति इन पूर्व से आए हुए लोगों से बिल्कुल अलग थी। यदि आप पुर्तगालियों को देखें तो जब पुर्तगाली भारत आए, जब वास्को डी गामा भारत आया, सबसे पहले ये बड़ी लंबी दूरी तय कर एक नए मार्ग को ढूंढकर भारत आया था। और जब यह भारत पहुंचा तो इसे बहुत अधिक लाभ हुआ। यह लिस्बन पुर्तगाल वापस लौटा और वहां और लोग प्रेरित हुए। इसके बाद दूसरा जहाजी बेड़ा 1500 में पेट्रो अल्वारेज के नेतृत्व में भारत आता है। यह 13 जहाजों का बेड़ा था। साफ है कि अब पुर्तगालियों का पूरा उद्देश्य हिंद महासागर के क्षेत्र में अरब के लोगों का वर्चस्व तोड़ने का था, यानी हिंद महासागर के क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने का था। वे भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे और उस मुनाफे को बनाए रखना चाहते थे। पुर्तगाल का पेट्रो अल्वारेज भी मुनाफे के साथ पुर्तगाल लौटता है। इसी दरमियान 1502 में वास्को डी गामा फिर भारत आता है और 1503 में कोचीन में अपनी पहली व्यापारी कोठी स्थापित करता है। 1505 में जो इनका पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आता है, इसकी नीति थी ब्लू वाटर पॉलिसी। इसका तात्पर्य है हिंद महासागर के क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना, अरब के लोगों का वर्चस्व हिंद महासागर के क्षेत्र में तोड़ना। इन्होंने खूब हमले उन पर किए, उनके जहाजों को लूटा और हिंद महासागर के क्षेत्र में इनके वर्चस्व का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने आने वाले समय में एक कॉर्टेज व्यवस्था को इन्होंने स्थापित किया। ये एक परमिट की व्यवस्था थी। हिंद महासागर के क्षेत्र से जो लोग व्यापार के लिए यूरोप जाएंगे वे पुर्तगालियों से एक परमिट लेंगे, क्योंकि हिंद महासागर के क्षेत्र में पुर्तगालियों की नौसेना होती थी। जिन लोगों के पास यह परमिट नहीं होगा, पुर्तगाल की वही नौसेना हिंद महासागर के क्षेत्र में उनके जहाजों को लूट लेगी, उन पर हमले करेगी, उनके जहाजों को लूट लेगी। साथियों, ये पुर्तगालियों का वर्चस्व था। जब डच लोग भारत आए, डच 1695 में भारत आए, ये पहले ही सुमात्रा और बंताम की तरफ पहुंच गए। देखिए, पुर्तगाल की कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया। डचों की कंपनी का नाम था, जो 1602 में बनी थी, वेरिंगडे ओस्ट इंडीज कंपनी। ये 1695 में सुमात्रा और बंताम जाकर पहुंच गए। इंडोनेशिया की तरफ इनका हस्तक्षेप ज्यादा रहा। इन्होंने पुर्तगालियों पर हमले किए। इन्होंने पुर्तगालियों से मलक्का का क्षेत्र छीना। जकार्ता पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया, पुर्तगालियों से छीना। आप याद रखें कि जकार्ता में इन्होंने बेटिविया नाम का एक शहर बसाया था। भारत में भी इन्होंने पुर्तगालियों पर लगातार हमले किए। नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। आप जान सकते हैं कि नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और रोटरडम, जो नीदरलैंड में राइन नदी के मुहाने पर एक व्यस्ततम बंदरगाह है। अब अंग्रेजों की, ब्रिटिशों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति को जानते हैं। इन्होंने भारत में आरंभिक समय में किसी पर हमले नहीं किए। पुर्तगालियों की तरह, डचों की तरह इन्होंने ऐसा नहीं किया। 1608 में इन्होंने अपना एक प्रतिनिधि, ब्रिटेन के राजा का एक प्रतिनिधि जहांगीर के दरबार में आगरा भेजा। यह सर विलियम हॉकिंस था। सर विलियम हॉकिंस 1608 में ही सूरत में एक व्यापारिक कोठी स्थापना की अनुमति जहांगीर से प्राप्त कर लेता है।
लेकिन उस समय तक पुर्तगालियों का और अरबों का व्यापार पर इतना वर्चस्व था कि वे नहीं चाहते थे कि उनके साथ भारत में व्यापार में कोई साझेदार बने, तो ये अनुमति रद्द कर दी गई। क्योंकि यदि हमसे पूछा जाता है कि अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित हुई, तो हम सूरत लिखते हैं। 1608 में सूरत में अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी स्थापना का कार्य शुरू हो गया था, लेकिन यह कार्य 1613 में जाकर पूरा होता है। यह तब होता है जब 1611 में एक अंग्रेज कैप्टन मिडलेखन ने सूरत के निकट सालिहोल में पुर्तगालियों के एक जहाजी बेड़े को परास्त किया। इससे जहांगीर प्रसन्न हुआ, प्रभावित हुआ और जहांगीर ने 1613 में अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापना की अनुमति दी। हालांकि इससे पूर्व ही 1611 में अंग्रेज मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर चुके थे। अंग्रेजों ने मैत्रीपूर्ण रवैया अपनाया। भारत में उन्होंने मैत्रीपूर्ण रवैया अपनाया, उन्होंने हमले अधिक नहीं किए। आप देखेंगे 1615 में उन्होंने एक और प्रतिनिधि सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में भेजा और व्यापार में कुछ और रियायतें प्राप्त की। इसके पश्चात 1632 में गोलकुंडा के शासक ने अंग्रेजों को एक फरमान दिया कि वे 500 पैगोडा वार्षिक के बदले गोलकुंडा के क्षेत्र में करमुक्त व्यापार कर सकते हैं। पैगोडा सोने के सिक्कों को कहा जाता था। यदि आप याद करें तो डचों ने भारत में अपना एकमात्र दुर्गीकृत किला गोल्डिया का किला बनाया था, और इस गोल्डिया का किला में, जो कि उन्होंने पुलिकट में बनाया था, इस किले में उन्होंने बारूद का कारखाना लगाया था और साथ ही इस किले में उन्होंने एक टकसाल जिसमें कि वे सोने के सिक्के ढालते थे, जिन्हें पैगोडा कहा जाता था। साथियों, ब्रिटिशों ने इसके पश्चात 1639 में इन्हें मद्रास पट्टे पर मिल जाता है। मद्रास जो आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार में। मद्रास में ये अपना एक किला बनाते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज। चंद्रगिरी के शासक से 1639 में इन्हें मद्रास पट्टे पर मिल जाता है। इसके पश्चात मुंबई। देखिए भारत में क्या स्थिति है कि डच लगातार पुर्तगालियों पर हमले कर रहे हैं और पुर्तगालियों से उनके स्थान छीन रहे हैं, लेकिन वहां यूरोप में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ कर दिया जाता है और दहेज में उन्हें बंबई दे दिया जाता है। यह विवाह 1661 में हुआ और चार्ल्स द्वितीय 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई सौंप देता है। आप 7 वर्षों के पश्चात वह इस बंबई को अंग्रेजों को सौंप देता है। 7 वर्षों के पश्चात। इसका तात्पर्य यह है कि वे उस समय तक इतना अधिक ध्यान ईस्ट इंडिया कंपनी पर नहीं देते थे, उन्हें इतना अधिक गौर नहीं करते थे कि भारत में उनकी एक कंपनी है जो कि इस भूमि का अधिक प्रयोग कर सकती है। 1668 में मामूली से मूल्य पर वे बंबई क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देते हैं। बंबई ये वो बंबई नहीं था। बंबई को बंदरगाह बनाया, बंबई को शहर बसाया। इसका श्रेय एक अंग्रेज गेराल्ड आयंगर को जाता है। अब ब्रिटिशों के पास मद्रास आ चुका है, बंबई आ चुका है और अब जो शेष था वो कलकत्ता था। साथियों, ब्रिटिशों के साम्राज्य में 3 स्थान, मद्रास, कलकत्ता और बंबई, इन तीनों स्थानों के इर्द गिर्द ही इन्होंने अपने साम्राज्य को धीरे धीरे विस्तारित किया और यहीं से अपने साम्राज्य को नियंत्रित भी किया। 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीमुन शाह ने ब्रिटिशों को 3 गांव सुल्तानाती, कलिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी सौंप दी और जॉब चॉर्नोक ने इन तीनों गांव के आसपास के क्षेत्र को में ही 1700 के करीब कलकत्ता बसाया। यहां उन्होंने एक किला बनाया, फोर्ट विलियम। तो इस प्रकार कलकत्ता भी अब अंग्रेजों को हासिल हो चुका था। इसके पश्चात 1717 में, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो चुकी थी, इसके बाद एक अस्थिरता भारत की राजनीति में पैदा होती है। 1717 में जो फर्रुखशियर बादशाह था, फर्रुखशियर बादशाह ब्रिटिशों को एक शाही फरमान देता है और यह फरमान ब्रिटिशों के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया, महाअधिकार पत्र। इस फरमान में बहुत ही विशेष रियायतें थी व्यापार से संबंधित, जिनका खूब लाभ अंग्रेजों ने उठाया।
आने वाले समय में ये फरमान और इसमें दी गई रियायतें प्लासी के युद्ध और उसके बाद बक्सर के युद्ध तक का कारण बनती हैं। 1717 में ये फरमान भी अंग्रेजों को प्राप्त होता है और इसके पश्चात वे धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। उनके पास इतनी शक्ति आ गई कि आने वाले समय में जब फ्रांस भारत में 1665 में ही जो प्रवेश कर चुका था, तो वे फ्रांस के साथ युद्ध करते हैं। कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से 1748 तक, कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से 1754 तक, कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से और 1763 तक, जो कि सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में चल रहा था, उसके कारण से भारत में कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है। और इस युद्ध में 1760 में भारत में वॉन्डिवॉस का युद्ध होता है और इसमें फ्रांसीसियों की निर्णायक हार होती है। इससे पूर्व ही 1759 में बेदरा के युद्ध में वे अंग्रेज डचों को निपटा चुके थे और इससे पूर्व 1757 में वे प्लासी के युद्ध में बंगाल पर अपना वर्चस्व या कब्जा स्थापित कर चुके थे पूरी तरह से। मीर जाफर जो उन्होंने बंगाल में प्लासी के युद्ध के बाद वहां पर जो नवाब बनाया था, ये केवल नाम मात्र का था। हालांकि वे एक क्रांति को जरूर लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इसके बाद धीरे धीरे बक्सर का युद्ध होता है और अंग्रेज पूरे बंगाल पर इलाहाबाद की संधि के बाद अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं और इसके बाद पूरे भारत को उपनिवेश बनाने की उनकी राह धीरे धीरे वास्तव में सफल हो जाती है। अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कभी व्यापार किया ही नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम जब 1600 में उसे स्थापित किया गया, उसे बनाया गया, तब द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। तब इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। आप याद करें कि 1813 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिशों के भारत में एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अन्य ब्रिटिश की कंपनियां भी भारत में व्यापार कर सकती थी, सिवाय चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। 1833 के चार्टर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। अब वे पूरी तरह से प्रशासनिक बॉडी भारत में रह गई, एक प्रशासनिक संस्था भारत में रह गई, क्योंकि 1833 के बाद ही उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी भारत में व्यापार किया ही नहीं।